नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। भारत में है सबसे सस्ता एलपीजी सिलेंडर। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर 20 लाख ग्राहक कम हुए और आईएमएफ ने भी माना यूपीआई का लोहा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित नवें ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भारत और ओपेक के बीच मजबूत और म्यूचुअल बेनिफिट के रिश्ते को उजागर किया। ओपेक तेल उत्पादक देशों का संगठन है। उन्होंने कहा कि भारत और ओपेक के बीच एक विशिष्ट और सिम्बायोटिक संबंध है जो ग्लोबल एनर्जी बैलेंस और ग्रीन एनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पुरी ने ओपेक के महासचिव हैथम अल गैस से मुलाकात की और तेल बाजार को संतुलित और पूर्वानुमान कैपेबल बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने एक्स पर बताया कि हमने ओपेक के साथ भारत की मजबूत साझेदारी और तेल बाजार को स्थिर बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। पुरी ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर लगातार प्रयासरत है। भारत अपने नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक गरीब महिलाओं को 10 करोड़ 3 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इससे भारत की स्वस्थ ईंधन तक पहुंच और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हुआ है। पुरी ने बताया कि 2014 में जहां भारत में एलपीजी की पहुंच केवल 55% थी, आज ये लगभग यूनिवर्सल हो चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी के कारण भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं। We supply clean cooking gas, both the cylinder LPG, which is the product of refineries, and natural gas from pipelines to something like 330 million people in the first category, households. Okay, now if every household has four people, that's 330 million connection, that takes it to 1.4 billion, near saturation. वायदा और विकल्प यानी F&O में खुदरा निवेशकों को डूबने से बचाने के लिए बाजार रेगुलेटर सेबी का कड़ा नियम अब ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले ब्रोकर्स पर भारी पड़ रहा है। जनवरी से जून के बीच इन प्लेटफॉर्म्स के 20 लाख सक्रिय ग्राहक घट गए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। एनएसई के अनुसार ग्राहकों की संख्या में ये भारी गिरावट तब आई है जब लगातार 4 महीनों के दौरान शेयर बाजार में अच्छी तेजी बनी रही। शीर्ष 4 ब्रोकर्स ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स के लिए इस साल की पहली छमाही काफी मुश्किल भरी रही। अकेले जून में इन ब्रोकर्स के 6 लाख यूजर्स कम हो गए। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। इससे अब इन ब्रोकर्स के ग्राहक किनारा करने लगे हैं। सक्रिय ग्राहकों की संख्या के हिसाब से ग्रो देश का सबसे बड़ा ब्रोकर है। रेवेन्यू के लिहाज से जीरोधा सबसे बड़ा ब्रोकर है। ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स ने 2024 में 1 करोड़ एक्टिव कंज्यूमर जोड़े थे। इस साल इनके ग्राहक घट गए। डीमैट खातों की वृद्धि 8 तिमाही में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। पहली तिमाही में केवल 59,10,000 डीमैट खाते खुले। जून तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज और सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज के 19 करोड़ 91 लाख डीमैट खाते थे। मई में ये संख्या 19 करोड़ 66 लाख थी। भारत के यूपीआई का अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भी लोहा मान लिया है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई के तेज विकास के कारण भारत अब किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा तेजी से भुगतान करता है। इससे डेबिट और क्रेडिट कार्ड सहित भुगतान के अन्य साधनों का उपयोग कम हो रहा है। आईएमएफ ने कहा कि यूपीआई ने भारत को दुनिया का सबसे तेज भुगतान करने वाला देश बना दिया है। ये प्रणाली न केवल लेन देन को आसान बनाती है बल्कि डिजिटल इकोनॉमी को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है। आईएमए की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में लॉन्च होने के बाद से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का तेजी से विकास हुआ है। यूपीआई के जरिए अब हर महीने 18 अरब से ज्यादा लेन देन हो रहे हैं।
ये भारत में अन्य इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतानों से काफी ज्यादा है। यूपीआई जैसी अंतर संचालनीय भुगतान प्रणालियां क्लोज्ड लूप प्रणालियों के विकल्प हैं, जो डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने को भी बढ़ावा दे सकती हैं। ऐसी प्रणालियां विभिन्न भुगतान प्रदाताओं को यूजर्स के बीच अनइंटरप्टेड पेमेंट्स की अनुमति देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल डिजिटल भुगतान भी नकदी उपयोग के मुकाबले काफी बढ़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने यूजर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए यूपीआई में कई नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। इसमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, लोन और इंश्योरेंस सेवाओं के इंटीग्रेशन सहित कई दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 और 4 जुलाई को ट्रिनिडाड और टोबैगो यात्रा के दौरान यूपीआई की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का नया उदाहरण देखने को मिला। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में गहरी रुचि व्यक्त की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियन कंट्री बन गया है। दोनों देशों ने डिजिटल क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने और इंडिया स्टैक सॉल्यूशंस जैसे डिजिलॉकर, ई साइन और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम के कार्यान्वयन में सहयोग पर सहमति जताई है। गौरतलब है कि 10 देशों के अप्रवासियों को एनआरआई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल या एनआरओ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी खातों से यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे का हस्तांतरण करने की अनुमति दी गई है। एनपीसीआई ने एक सर्कुलर में कहा कि उसे अप्रवासियों को यूपीआई में लेन देन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुआ है। 16वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए देश और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ एफटीए के जरिए भारतीय किसानों को ग्लोबल मार्केट मिले हैं। भारत के कृषि क्षेत्र का श्रेय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, सरकारी पॉलिसीज, वित्तीय प्रोत्साहन और किसानों के हित की योजनाओं को जाता है। गोयल ने बताया कि अब तक 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं ताकि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को फसल ऋण आसानी से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि को विकास की प्राथमिकता में रखती है और लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता इस सरकार ने लगातार 11 वर्षों तक दी है। आज अगर देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसान परिवारों को 2018 दिसंबर से हर वर्ष मिली है। पीयूष गोयल ने कहा कि देश भर की 1400 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इससे किसानों को फसल के दाम की रियल टाइम जानकारी मिलती है और वे बेहतर बाजारों से जुड़ पा रहे हैं। उर्वरक क्षेत्र की बात करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से फर्टिलाइजर्स को किसानों के लिए सुलभ किया है और कोविड-19 महामारी के दौरान भी ये सप्लाई सुनिश्चित की गई। गोयल ने इस बात पर गर्व जताया कि वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव और निर्यात में गिरावट के बावजूद भारत का कृषि क्षेत्र स्टेबिलिटी और मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। किसानों की मेहनत से कृषि, पशुपालन और फिशरीज प्रोडक्ट्स का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान आत्मनिर्भर भारत की नींव हैं और लोकल से ग्लोबल सपने को साकार कर हमारे रहे हैं। किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाने की बात हो, चाहे वो केसीसी के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बड़े पैमाने पे क्रॉप लोन हर एक किसान को उपलब्ध कराया जाने का काम हो, चाहे ई नैम से लगभग 1400 के करीब मंडियों को जोड़कर देश भर में लोगों को अवगत कराना, किसानों को जानकारियां पहुंचाना कि क्या दाम अलग अलग क्षेत्र में चल रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर निर्यात को, कृषि निर्यात को 2 गुना करना। दुनिया भर में जनरेटिव एआई यानी जेन एआई मॉडल पर एंड यूजर खर्च 2025 तक 14 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये जानकारी गार्टनर की एक रिपोर्ट में दी गई। विशेष जेन एआई मॉडल में डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज मॉडल डीएसएलएम शामिल है। इन पर एंड यूजर खर्च इस वर्ष कुल 1.1 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। विशेष जेन एआई मॉडल उद्योग या बिजनेस प्रोसेस विशिष्ट डेटा पर ट्रेन किए जाते हैं।
गार्टनर का अनुमान है कि 2027 तक इंडस्ट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आधे से ज्यादा जेन एआई मॉडल डोमेन स्पेसिफिक होंगे। ये प्रतिशत 2024 में सिर्फ 1 था। गार्टनर की एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल जनरेटिव एआई का खर्च 2025 में 644 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये 2000 की तुलना में 76% से ज्यादा होगा। 2025 में जनरेटिव एआई का खर्च खासकर सर्वर, स्मार्टफोन और पीसी जैसे हार्डवेयर में एआई कैपेसिटीज के इंटीग्रेशन की वजह से होगा, जिसमें जनरेटिव एआई खर्च का 80% खर्च हार्डवेयर पर होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ग्रीन मोबिलिटी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने बताया कि भारत क्लीन मोबिलिटी यात्रा के अपने मिशन पर सही रास्ते पर चल रही है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक के एक सेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में ग्रीन मोबिलिटी और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव और फेम सेकंड योजनाओं की शुरुआत की है। ईवी रेट्रोफिटिंग रेगुलेशन और ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट जैसी नीतियों का मकसद परिवहन को और सुलभ और सस्टेनेबल बनाना है। इसके अलावा ईवी रेट्रोफिटिंग रेगुलेशन और ईवी के लिए टोल टैक्स छूट जैसी नीतियों का उद्देश्य परिवहन को सुलभ बनाने के साथ साथ इन्हें सस्टेनेबल भी बनाएगा। मल्होत्रा ने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव केवल एक टेक्निकल बदलाव नहीं है, बल्कि जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने, आर्थिक मजबूती और एनर्जी सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है। अब हरित ऊर्जा प्रावधानों और इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, एमिशन कम होगा। उन्होंने सड़क, रेल और भंडारण को इंटीग्रेट करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का भी जिक्र किया, जिन्हें अब ग्रीन एनर्जी प्रावधानों और इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और एक स्वच्छ और कनेक्टेड परिवहन सेंटर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। मल्होत्रा ने कहा कि सरकार 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने के लिए कमिटेड है और भारत क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस का ग्लोबल सेंटर बनने की दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा परिवहन मॉडल विकसित करना चाहिए जो न केवल इलेक्ट्रिक हो बल्कि सुरक्षित, इंक्लूसिव और इको फ्रेंडली भी हो। उन्होंने कहा कि हमें ये समझना होगा कि भारत की जलवायु और मोबिलिटी नीड्स के अनुरूप ही बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। ये थे कारपोरेट दुनिया के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।